दोस्तों, भारतीय राजनीति के इतिहास में कुछ ऐसे व्यक्तित्व उभरे हैं जिन्होंने न केवल सामाजिक परिवर्तन की लहर पैदा की है, बल्कि अपने जीवन के माध्यम से समाज की गहरी जड़ों में बैठे पूर्वाग्रहों और साजिशों को भी उजागर किया है। इनमें से एक प्रमुख नाम है कुमारी मायावती का, जो उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी की संस्थापक हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बाद दलित समाज के उत्थान में उनका योगदान अग्रणी माना जाता है, लेकिन उनके जीवन की राह कभी भी आसान नहीं रही। राजनीतिक सफलताओं के साथ साथ उन्हें व्यक्तिगत हमलों, अफवाहों और साजिशों का सामना करना पड़ा, जिनमें से एक सबसे विवादास्पद और चर्चित घटना 1995 की है। उस समय एक प्रमुख हिंदी दैनिक अखबार ने सनसनीखेज दावा किया कि अविवाहित मायावती की 12 साल की एक नाजायज बेटी है, जिसे वे दुनिया की नजरों से छिपा रही हैं। यह खबर न केवल राजनीतिक हलकों में हलचल मचाने वाली थी, बल्कि पूरे देश में एक तूफान की तरह फैल गई, जिसने मायावती की छवि, उनके संघर्ष और दलित राजनीति की दिशा को प्रभावित करने की कोशिश की। आज वर्षों बाद हम इस घटना की गहराई में उतरकर उसकी असली सच्चाई का खुलासा करते हैं, ताकि इतिहास के उन पन्नों को साफ साफ पढ़ा जा सके जहां सच्चाई को झूठ की परतों से ढकने की कोशिश की गई थी। यह कहानी सिर्फ एक महिला नेता की नहीं है, बल्कि भारतीय समाज में जातिवाद, लिंग भेद और राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता की जटिलताओं की भी है, जहां एक दलित महिला का सत्ता में पहुंचना कई लोगों के लिए असहनीय साबित होता है। हम इस आर्टिकल में मायावती के जीवन की शुरुआत से लेकर उस विवाद तक की यात्रा को विस्तार से समझेंगे, उनके संघर्षों की भावनात्मक गहराई को छूते हुए, और अंत में उस अफवाह की सच्चाई पर प्रकाश डालेंगे जो आज भी राजनीतिक चर्चाओं में कभी कभी उछाली जाती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप बहुजन समाज से रिलेटेड वीडियो पसंद करते हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मायावती का जन्म 15 जनवरी 1956 को दिल्ली के एक साधारण दलित परिवार में हुआ था, जहां जीवन की शुरुआत ही संघर्षों से भरी हुई थी। उनके पिता प्रभुदास एक पोस्ट ऑफिस में क्लर्क के रूप में कार्यरत थे, जो परिवार की आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करते थे, जबकि उनकी मां रामरती घर की जिम्मेदारियों को संभालती थीं और बच्चों की शिक्षा पर विशेष जोर देती थीं। परिवार में कुल 9 भाई बहन थे और मायावती सबसे बड़ी बेटी होने के नाते बचपन से ही घरेलू दायित्वों का बोझ उठाती रहीं। दिल्ली के गौतम नगर इलाके में पले बढ़े इस परिवार में दलित होने की वजह से सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ता था, जो मायावती के मन में बचपन से ही अन्याय के खिलाफ विद्रोह की भावना पैदा कर रहा था। स्कूल के दिनों में वे पढ़ाई में बेहद कुशाग्र थीं और सरकारी स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करते हुए वे हमेशा अपनी कक्षा में अव्वल रहती थीं। डॉक्टर अंबेडकर की जीवनी और उनके विचारों से प्रभावित होकर मायावती ने दलित समाज के अधिकारों के लिए लड़ने का संकल्प लिया, जो उनके जीवन का आधार बन गया। स्कूल में वे बहस प्रतियोगिताओं में भाग लेती थीं, जहां जातिवाद, असमानता और महिलाओं के अधिकारों पर जोरदार तरीके से अपनी राय रखती थीं। इन बहसों में उनकी वाक्पटुता और तर्क शक्ति सबको प्रभावित करती थी, और यही गुण आगे चलकर उनकी राजनीतिक सफलता का आधार बने। परिवार में उनके पिता प्रभुदास उनकी शिक्षा के प्रति समर्पित थे, लेकिन समाज की रूढ़िवादी सोच के कारण बेटी को राजनीति की राह पर देखना उन्हें स्वीकार्य नहीं था। फिर भी मायावती की दृढ़ इच्छा शक्ति ने उन्हें आगे बढ़ने से नहीं रोका। कॉलेज जीवन में प्रवेश करते हुए मायावती ने दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री प्राप्त की। उसके बाद कानून की पढ़ाई और शिक्षा शास्त्र में डिग्री हासिल की। उनका सपना भारतीय प्रशासनिक सेवा में शामिल होकर दलित समाज की सेवा करना था, क्योंकि उन्हें लगता था कि प्रशासनिक पद से वे नीतिगत स्तर पर बदलाव ला सकती हैं। लेकिन 1970 के दशक के अंत में उनकी मुलाकात कांशीराम से हुई, जो दलितों और पिछड़ों के अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे थे। कांशीराम के विचारों ने मायावती को इतना प्रभावित किया कि उन्होंने IAS की तैयारी को छोड़कर राजनीतिक क्षेत्र में कदम रखने का फैसला कर लिया। यह फैसला उनके परिवार के लिए एक बड़ा झटका था। पिता प्रभुदास इससे बेहद नाराज हुए और उन्होंने मायावती को घर से निकालने की धमकी तक दे दी। लेकिन मायावती का संकल्प अटल था। वे मानती थीं कि राजनीति के माध्यम से वे लाखों दलितों की आवाज बन सकती हैं। कांशीराम के साथ जुड़कर उन्होंने बहुजन समाज पार्टी को मजबूत बनाने में अपनी पूरी ऊर्जा लगा दी। शुरुआती दिनों में वे गांव-गांव घूमकर लोगों को जागरूक करती थीं, रैलियां आयोजित करती थीं और दलितों के खिलाफ होने वाले अत्याचारों पर आवाज उठाती थीं। इस दौरान उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा,
जैसे सामाजिक बहिष्कार, आर्थिक तंगी और राजनीतिक विरोध। लेकिन इन सब के बावजूद मायावती ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनके जीवन में अविवाहित रहने का फैसला भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। वे मानती थीं कि शादी और पारिवारिक जीवन उनकी समाज सेवा में बाधा बन सकता है, इसलिए उन्होंने आजीवन अविवाहित रहने का संकल्प लिया। लेकिन समाज की रूढ़िवादी सोच ने इस फैसले को भी विवाद का विषय बना दिया और यहीं से उनकी निजी जिंदगी पर हमलों की शुरुआत हुई, जो आगे चलकर बड़े विवादों का रूप लेने वाली थी। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना 1984 में कांशीराम द्वारा की गई थी और इसका मुख्य उद्देश्य दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों को एकजुट करके मुख्यधारा की राजनीति में लाना था। मायावती इस पार्टी की शुरुआती सदस्यों में से एक थीं और जल्द ही कांशीराम की प्रमुख सहयोगी बन गईं। दोनों ने मिलकर उत्तर प्रदेश में पार्टी का मजबूत आधार तैयार किया, जहां दलित आबादी काफी बड़ी थी। कांशीराम के नेतृत्व में मायावती ने कई चुनाव लड़े। हालांकि शुरुआती दौर में हार का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। 1989 में मायावती पहली बार लोकसभा चुनाव जीती, जब उन्होंने हरिद्वार सीट से विजय प्राप्त की। संसद में पहुंचकर उन्होंने दलित मुद्दों पर जोरदार बहस की, जैसे आरक्षण, अत्याचार रोकथाम और सामाजिक न्याय। कांशीराम और मायावती की साझेदारी राजनीति में एक नई ऊर्जा लेकर आई, जहां बहुजन की अवधारणा को बढ़ावा दिया गया, अर्थात बहुसंख्यक वर्गों को सत्ता में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। लेकिन इस साझेदारी पर भी समाज के कुछ वर्गों ने उंगली उठाई। अफवाहें फैलाई गईं कि मायावती कांशीराम के घर में अकेले रहती हैं, जो नैतिकता के खिलाफ है। मायावती ने इन आरोपों को हमेशा सिरे से खारिज किया और स्पष्ट किया कि उनका रिश्ता गुरु शिष्य का है, जो पूरी तरह राजनीतिक और सामाजिक संघर्ष पर आधारित है। कांशीराम के स्वास्थ्य खराब होने के बाद मायावती ने पार्टी की कमान संभाली और उसे राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किया। उनके नेतृत्व में बीएसपी ने उत्तर प्रदेश में कई बार सरकार बनाई और दलितों के लिए कल्याणकारी योजनाएं चलाईं, जैसे शिक्षा में सुधार, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार और रोजगार के अवसर। लेकिन सत्ता की इस राह में बाधाएं लगातार आती रहीं। प्रतिद्वंद्वी पार्टियां उनकी छवि को खराब करने के लिए हर संभव प्रयास करती रहीं और व्यक्तिगत हमलों की श्रृंखला शुरू हो गई, जो 1995 में चरम पर पहुंची। साल 1995 मायावती के राजनीतिक जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ, जब 3 जून को वे उत्तर प्रदेश की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री बनी। यह घटना न केवल दलित समाज के लिए ऐतिहासिक थी, बल्कि भारतीय राजनीति में महिलाओं की भूमिका को नए आयाम देने वाली थी। उन्होंने समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता मुलायम सिंह यादव को हराकर सत्ता हासिल की, जो एक बड़ा राजनीतिक उलटफेर था। मुख्यमंत्री बनने के बाद मायावती ने दलितों के उत्थान के लिए कई कदम उठाए, जैसे पुलिस बल में दलितों का आरक्षण बढ़ाना, सरकारी नौकरियों में प्रमोशन सुनिश्चित करना, भूमिहीन दलितों को जमीन वितरित करना और शिक्षा संस्थानों में सुधार। इन कदमों से दलित समाज में उत्साह की लहर दौड़ी और मायावती को बहन जी के नाम से जाना जाने लगा। लेकिन ये सफलता कुछ लोगों को रास नहीं आई। उच्च वर्ग के लोग और राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी इसे पचा नहीं पाए। मुख्यमंत्री बनने के कुछ ही दिनों बाद गेस्ट हाउस कांड हुआ, जहां समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कथित रूप से मायावती पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन वे सुरक्षित बच निकली। हालांकि उनकी सरकार महज 136 दिनों में गिर गई और प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। ये राजनीतिक अस्थिरता का दौर था, जहां साजिशें और गठबंधन टूटने की घटनाएं आम थीं। इसी अस्थिरता के बीच नवंबर-दिसंबर 1995 में मशहूर हिंदी अखबार दैनिक जागरण ने एक सनसनीखेज खबर प्रकाशित की, जिसमें दावा किया गया कि कुमारी मायावती की 12 साल की एक नाजायज बेटी है, जिसे वे दुनिया से छिपा रही हैं। इस खबर में बेटी के पिता का कोई जिक्र नहीं था, लेकिन स्रोत के रूप में बीएसपी के एक पूर्व नेता का हवाला दिया गया, जिसे पार्टी से अपमानजनक तरीके से निकाला गया था। ये पूर्व नेता बदले की भावना से प्रेरित था और उसने इस अफवाह को हवा देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अखबार ने इस खबर को प्रमुखता से छापा, जिससे पूरे देश में हंगामा मच गया। मीडिया में लगातार चर्चाएं हुईं, राजनीतिक गलियारों में सवाल उठे और आम जनता में उत्सुकता का बाजार गर्म हो गया। मायावती, जो अपनी निजी जिंदगी को हमेशा गोपनीय रखना पसंद करती थी, इस आरोप से बुरी तरह आहत हुईं। ये न केवल उनकी व्यक्तिगत छवि पर हमला था, बल्कि एक दलित महिला की गरिमा और सम्मान पर सीधा प्रहार था। भारतीय समाज में महिलाओं की निजी जिंदगी को लेकर पहले से ही कई पूर्वाग्रह मौजूद हैं और ये खबर उन पूर्वाग्रहों को और मजबूत करने का काम कर रही थी।
खबर के फैलने से मायावती की राजनीतिक स्थिति पर भी असर पड़ा, क्योंकि विरोधी इसे हथियार बनाकर उनकी लोकप्रियता को कम करने की कोशिश करने लगे। खबर छपने के तुरंत बाद मायावती ने कड़ी प्रतिक्रिया दी और इसे अपनी छवि को धूमिल करने की सुनियोजित साजिश करार दिया। विभिन्न जनसभाओं में उन्होंने दैनिक जागरण को माफी मांगने की चेतावनी दी, अन्यथा गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। मायावती ने कहा कि यह आरोप न केवल उनके खिलाफ है, बल्कि पूरे दलित समाज को अपमानित करने का प्रयास है, क्योंकि एक दलित महिला का सत्ता में पहुंचना कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा। उनके कार्यकर्ता इस खबर से इतने आक्रोशित हुए कि लखनऊ में दैनिक जागरण के कार्यालय के बाहर बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुआ। सैकड़ों नहीं, बल्कि हजारों कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की, पत्थरबाजी की और कार्यालय में तोड़फोड़ मचाई, जिससे संपत्ति को काफी नुकसान पहुंचा। पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा और लगभग 9000 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जो भारतीय इतिहास में मीडिया पर हमले की एक बड़ी घटना थी। मायावती ने इस हमले में अपनी किसी भी संलिप्तता से इनकार किया और बेबाकी से कहा, अगर मैं सचमुच दैनिक जागरण का ऑफिस तोड़वाना चाहती तो वहां एक भी ईंट सबूत के तौर पर नहीं बचती। ये बयान उनकी दृढ़ता, साहस और राजनीतिक तीक्ष्णता को दर्शाता है, जो हमेशा उनके भाषणों में झलकती है। दूसरी ओर दैनिक जागरण के मालिक नरेंद्र मोहन ने माफी मांगने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि खबर उनके स्रोत पर आधारित थी, इसलिए वे अपनी रिपोर्टिंग पर कायम रहेंगे। इससे मायावती और अखबार के बीच तल्खी और बढ़ गई और ये विवाद लंबे समय तक सुर्खियों में रहा। इस घटना ने भारतीय मीडिया की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े किए। क्या मीडिया को ऐसी संवेदनशील और व्यक्तिगत खबरें प्रकाशित करने से पहले उनका पूर्ण सत्यापन करना चाहिए? क्या ये जिम्मेदार पत्रकारिता का उल्लंघन नहीं था? ये मामला मीडिया नैतिकता का एक प्रमुख उदाहरण बन गया, जहां एक बेबुनियाद क्लेम ने एक प्रमुख महिला नेता की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई और समाज में महिलाओं के खिलाफ पूर्वाग्रहों को बढ़ावा दिया। समय बीतने के साथ ये स्पष्ट हो गया कि दैनिक जागरण की खबर पूरी तरह से आधारहीन थी और कोई ठोस सबूत इसके पक्ष में नहीं था। विभिन्न स्वतंत्र जांचों, रिपोर्टों और मीडिया विश्लेषणों ने साबित किया कि मायावती की कभी कोई बेटी नहीं थी और ये आरोप महज एक साजिश का हिस्सा था। वो पूर्व बीएसपी नेता जिसने ये जानकारी दी थी, पार्टी से निकाले जाने के बाद बदले की भावना से प्रेरित था और उसने झूठी अफवाह फैलाई। मायावती ने एक विशाल जनसभा में सार्वजनिक रूप से ऐलान किया कि वे न तो कभी शादीशुदा नहीं हैं और न ही उनकी कोई संतान है। इसी सभा में उन्होंने ये भी घोषणा की कि वे आजीवन अविवाहित रहेंगी, ताकि उनकी सारी ऊर्जा और समय दलित समाज के उत्थान में लग सके। इस बयान ने उनके समर्थकों का दिल जीत लिया और विरोधियों को चुप कराने में कामयाब रहा। यह घटना राजनीति में महिलाओं पर होने वाले व्यक्तिगत हमलों की एक मिसाल है, विशेषकर दलित पृष्ठभूमि से आने वाली महिलाओं पर, जिन्हें जातिवाद और लिंग भेद दोनों का सामना करना पड़ता है। इस साजिश के पीछे राजनीतिक मकसद स्पष्ट थे। 1995 में मायावती की सरकार गिरने के बाद उनकी लोकप्रियता को कम करने और दलित वोट बैंक को प्रभावित करने की कोशिश की गई, लेकिन मायावती इससे और मजबूत होकर उभरी। उन्होंने बाद के वर्षों में कई बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी और दलित उत्थान के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए, जैसे अंबेडकर स्मारकों का निर्माण, दलित छात्रों के लिए छात्रवृत्तियां और आर्थिक सशक्तिकरण योजनाएं। उनके नेतृत्व में बीएसपी ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई और वे एक प्रतीक बन गई दलित गौरव की। आज 69 वर्ष की आयु में मायावती बहुजन समाज पार्टी को फिर से मजबूत करने के प्रयास में जुटी हुई हैं। हालांकि पार्टी के दिन अब पहले जैसे चमकदार नहीं है और हाल के चुनावों में चुनौतियां आई हैं, लेकिन उनका जुझारूपन, साहस और दलितों के लिए लड़ाई की भावना आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करती है। मायावती का जीवन अन्याय के खिलाफ खड़े रहने की एक जीवंत मिसाल है। वे हमेशा कहती रही हैं कि मैं दलितों की बेटी हूं और मेरी लड़ाई उनके सम्मान और अधिकारों के लिए है। यह 1995 का विवाद उनके जीवन का एक काला अध्याय था, लेकिन इससे वे और सशक्त हुईं और साबित किया कि अफवाहें आती जाती रहती हैं, लेकिन सच्चाई हमेशा सामने आती है। इस घटना से हमें सीख मिलती है कि राजनीति में साजिशें कितनी गहरी हो सकती हैं और महिलाओं को कितनी अतिरिक्त चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। मायावती की कहानी न केवल दलित उत्थान की है, बल्कि भारतीय लोकतंत्र में समानता और न्याय की लड़ाई की भी है, जो आज भी प्रासंगिक बनी हुई है। ये खुलासा आज इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमें याद दिलाता है कि इतिहास को सच्चाई की रोशनी में देखना चाहिए, न कि अफवाहों की छाया में। दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताएं। हमें आपके विचारों का इंतज़ार रहेगा।
वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।